ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई बड़ा बैंक, कोई दूसरा स्मार्ट ट्रेडर, या शायद खराब किस्मत? माइकल कोवेल की फिलॉसफी, जिस पर आज हम गहराई से बात करने वाले हैं, कहती है कि सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो आपकी स्क्रीन के ठीक सामने बैठा है। यानी आप खुद। और ये एक बहुत ही मजबूत शुरुआत है, क्योंकि ये पूरी चर्चा का सार है। आज हमारे पास जो विश्लेषण है वो ट्रेंड फॉलोइंग नाम की एक रणनीति के बारे में है, लेकिन असल में ये ट्रेडिंग से ज्यादा इंसानी मनोविज्ञान और खुद पर काबू पाने की एक कला है। अच्छा। इसका मूल मंत्र भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि बाजार जब एक दिशा पकड़ ले तो बस उसके पीछे चल पड़ना है। द ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट एंड्स। मैंने ये कहावत हजारों बार सुनी है, लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस दोस्ती को असल में निभाया कैसे जाता है। हाँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये ट्रेंड फॉलोइंग का जो मूल विचार है वो है क्या? क्या ये बस इतना ही है कि जो ऊपर जा रहा है उसे खरीद लो? एक तरह से हाँ, लेकिन इसमें एक गहरा दर्शन छिपा है। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़ी हैं। आप ये भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं कर रही कि नदी कहाँ मुड़ेगी या उसकी रफ्तार कितनी तेज होगी। आप बस ये देखती हैं कि बहाव किस तरफ है और फिर आप अपनी नाव उसी दिशा में छोड़ देती हैं। ओके। ट्रेंड फॉलोइंग भी ठीक यही है। ये बाजार के बड़े उतार चढ़ाव, मतलब जो मुख्य बहाव है, उसका फायदा उठाने की रणनीति है। ये रोज की छोटी मोटी लहरों पर ध्यान नहीं देती। अच्छा। जब बाजार एक मजबूत अप ट्रेंड में हो तो नियम है खरीदो या होल्ड करो, और जब डाउन ट्रेंड में हो तो बेचो या बाहर रहो। लेकिन यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगती है। ज्यादातर निवेशक और ट्रेडर्स का लक्ष्य तो बाजार को बीट करना होता है ना, उससे ज्यादा स्मार्ट निकलना होता है। बिल्कुल। ये सुनने में थोड़ा निष्क्रिय सा नहीं लगता, जैसे हम बस बाजार के रहमो करम पर हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये निष्क्रिय नहीं बल्कि प्रतिक्रियात्मक है, और ये इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी सिस्टम लगातार बाजार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। बिल्कुल। जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं वे अक्सर अपने अहंकार का शिकार हो जाते हैं। ट्रेंड फॉलोअर कहता है, मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि आज क्या हो रहा है और उसी के हिसाब से अपने नियम कायदों पर चलूंगा। ये लगता है और हो रहा है के बीच का फर्क है, और यही इसे ताकतवर बनाता है। ठीक है, तो ये फिलॉसफी है अपने अहंकार को रास्ते से हटाने की। और माइकल कोवेल, जिनके काम पर ये विश्लेषण आधारित है, वो इसी बात पर जोर देते हैं। हाँ, बहुत। उनका एक कथन है, ट्रेडर का काम मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं है, बल्कि उसे फॉलो करना है। तो अगर हमें अपने रास्ते से हटना है तो हमारे पास कोई ढांचा, कोई फ्रेमवर्क तो होना चाहिए। बिल्कुल चाहिए। कोविल की सोच के मुख्य स्तंभ क्या हैं? कोविल की पूरी सोच 4 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला और सबसे जरूरी है अनुशासन और नियम। अनुशासन? हाँ, ये पूरी रणनीति पहले से तय की गई नियमों पर चलती है। कब खरीदना है, कब बेचना है, कितना नुकसान झेलना है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। आपकी व्यक्तिगत राय, आपकी गट फीलिंग या उस दिन आपका मूड कैसा है, इन सब की यहाँ कोई जगह नहीं है। यहीं पर एक सवाल उठता है, नियम तो आखिर मैं ही बनाऊंगी, है ना? हाँ। तो क्या मेरे अपने पूर्वाग्रह, मेरे अपने बायस उन नियमों में नहीं घुस जाएंगे? जैसे मैं 50 दिन का मूविंग एवरेज चुनूं या 55 दिन का, ये तो मेरा ही फैसला है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही एडवांस्ड लेवल का सवाल है। शुरुआती स्तर पर सिस्टम का चुनाव व्यक्तिगत होता है, लेकिन एक बार जब आप सिस्टम चुन लेते हैं तो अनुशासन का मतलब है कि आप उसे बिना किसी छेड़छाड़ के फॉलो करें। ओके। और दूसरा स्तंभ इसी से जुड़ा है, भावनाओं पर नियंत्रण। डर और लालच ट्रेडिंग के 2 सबसे बड़े दुश्मन। नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जब बाजार में तूफान आए तो आप डर कर जल्दी ना बेच दें, या जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो लालच में आकर मुनाफा बुक करना ना भूल जाएं। फैसले आपका सिस्टम लेता है, आपका डर या लालच नहीं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, भावनाओं को दूर रखो। लेकिन मान लीजिए मैं नियमों पर चल रही हूँ और मुझे लगातार 5-6 बार छोटा छोटा नुकसान हो जाता है। मेरा आत्मविश्वास तो हिल जाएगा। मुझे लगने लगेगा कि शायद सिस्टम ही खराब है। कोई इस लूजिंग स्ट्रीक से मानसिक रूप से कैसे निपटता है? और यहीं तीसरा स्तंभ यानी जोखिम प्रबंधन या रिस्क मैनेजमेंट आपकी जान बचाता है। अच्छा। एक ट्रेंड फॉलोअर बाजार में घुसने से पहले ही ये तय कर लेता है कि वो एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का कितना छोटा हिस्सा, मान लीजिए 1 या 2%। सिर्फ 1 या 2%? बस। तो अगर आपके लगातार 6 ट्रेड भी गलत होते हैं
तो भी आप अपनी पूंजी का सिर्फ 6% ही खोते हैं। आप खेल में बने रहते हैं। सही है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे LTCM का मामला, जहां नोबेल पुरस्कार विजेता भी तबाह हो गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि वे बहुत स्मार्ट हैं और उन्होंने जोखिम को नजरअंदाज कर दिया। एक ट्रेंड फॉलोवर जीनियस होने का दावा नहीं करता, वो बस ये मानता है कि बाजार उससे ज्यादा स्मार्ट है और इसलिए रिस्क मैनेजमेंट ही उसका एकमात्र कवच है। और चौथा स्तंभ? चौथा स्तंभ है दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान। लॉन्ग टर्म। तो ये लॉन्ग टर्म, ये रणनीति 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। इसका लक्ष्य छोटे मोटे जल्दी मिलने वाले मुनाफे कमाना नहीं है। इसका लक्ष्य है समय के साथ कुछ बड़े ट्रेंड्स को पकड़ना, जो आपके सारे छोटे मोटे नुकसान की भरपाई करके आपको बहुत बड़ा मुनाफा दे सकें। तो ये मैराथन दौड़ने जैसा है, पर मैराथन में भी कई बार दौड़ने वाला थक कर रुकने की सोचता है, एक दीवार से टकराता है। बिल्कुल। एक ट्रेंड फॉलोअर के लिए वो दीवार कब आती है? जब उसका अनुशासन टूटने लगता है। वो दीवार तब आती है जब बाजार महीनों तक किसी एक दिशा में नहीं चलता और आपको लगातार छोटे छोटे नुकसान होते रहते हैं। ओह, उस वक्त आपको अपने सिस्टम पर भरोसा रखना सबसे मुश्किल होता है और इसी मुश्किल दौर से निकलने के लिए नियमों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने फिलॉसफी और फ्रेमवर्क समझ लिया, लेकिन जब मैं अपनी स्क्रीन के सामने बैठी हूं तो मेरे हाथ में क्या टूल हैं? मैं असल में किस सिग्नल को देखकर खरीदने या बेचने का बटन दबाऊंगी? इस विश्लेषण में कुछ रणनीतियों का जिक्र है, जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। ये क्या है? ये एक बहुत ही क्लासिक ट्रेंड फॉलोइंग टूल है। मूविंग एवरेज, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक निश्चित समय में किसी चीज की औसत कीमत होती है, जो भाव के उतार चढ़ाव को स्मूथ कर देती है। इस रणनीति में हम दो एवरेज लेते हैं, एक छोटी अवधि की जैसे 50 दिन और एक लंबी अवधि की जैसे 200 दिन। जब छोटी अवधि वाली तेज लाइन लंबी अवधि वाली धीमी लाइन को नीचे से ऊपर की ओर काटती है, तो यह संकेत है कि हालिया मोमेंटम मजबूत हो रहा है। अच्छा। और एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। यह खरीदने का सिग्नल है। एक मिनट, लेकिन मूविंग एवरेज तो एक लैगिंग इंडिकेटर है ना? हाँ, बिल्कुल है। मतलब ये जो हो चुका है उसके आधार पर सिग्नल देता है। तो जब तक ये क्रॉसओवर का सिग्नल देगा तब तक तो बड़ा मूव शायद निकल नहीं गया होगा। क्या ट्रेंड फॉलोअर हमेशा पार्टी में देर से नहीं पहुंचता? हमेशा। और यही तो इस रणनीति की खूबसूरती है। अच्छा, आप इसे स्वीकार करते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग का मकसद किसी ट्रेंड की बिल्कुल शुरुआत पकड़ना या बिल्कुल टॉप पर बेचना है ही नहीं, क्योंकि ऐसा करना लगभग असंभव है। इसका लक्ष्य है ट्रेंड का बड़ा, मोटा और सुरक्षित बीच का हिस्सा पकड़ना। आप शुरुआत का 15-20% और आखिर का 15-20% छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि आप बीच का 60-70% शांति से कमा सकें। मतलब परफेक्शन का खेल नहीं है। परफेक्शन का खेल नहीं, संभावना का खेल है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। एक और रणनीति का जिक्र है, डॉन्शियन चैनल ब्रेकआउट। ये सुनने में थोड़ा और जटिल लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। मान लीजिए आप पिछले 20 दिनों को देखते हैं। डॉन्शियन चैनल में दो लाइनें होती हैं। ऊपरी लाइन पिछले 20 दिनों की सबसे ऊंची कीमत पर होती है और निचली लाइन पिछले 20 दिनों की सबसे नीची कीमत पर। ठीक है। जब मौजूदा कीमत उस ऊपरी लाइन को तोड़कर और ऊपर निकल जाती है तो ये ब्रेकआउट कहलाता है और खरीदने का संकेत देता है। रुकिए, तो ये रणनीति कहती है कि जब कोई चीज पहले से ही 20 दिनों में सबसे महंगी हो तब उसे खरीदो। हाँ, ये तो बाय हाई सेल हायर की फिलॉसफी हुई। आमतौर पर तो हमें बाय लो सेल हाई सिखाया जाता है। ये सुनने में बहुत उल्टा नहीं लगता? बिल्कुल उल्टा लगता है और इसीलिए ज्यादातर लोग इसे नहीं कर पाते। ये हमारे दिमाग की वायरिंग के खिलाफ जाता है। सही है। लेकिन इसके पीछे का तर्क मोमेंटम का है। ये कहता है कि जो चीज ताकत दिखा रही है और नए हाई बना रही है, उसके और ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। ये ताकतवर के साथ खड़े होना है, कमजोर को सहारा देना नहीं। साथ ही नुकसान को सीमित करने के लिए ATR आधारित स्टॉप लॉस जैसे टूल इस्तेमाल होते हैं। ATR यानी एवरेज ट्रू रेंज, जो बाजार की अस्थिरता को मापता है। ओके। अस्थिर बाजार में आपका स्टॉप लॉस दूर होता है और शांत बाजार में नजदीक। ये आपको छोटे मोटे झटकों से बाहर होने से बचाता है। ये पूरा सिस्टम हमारी भावनाओं और हमारी सहज ज्ञान के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा लगता है। बिल्कुल। इस विश्लेषण के अनुसार सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती क्या है जिसका सामना एक ट्रेडर को करना पड़ता है? सबसे बड़ी चुनौती है बार बार गलत होने की भावना के साथ सहज होना। गलत होने की भावना के साथ? हाँ, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम की जीत की दर, मतलब विन रेट, अक्सर 50% से कम होती है, कभी कभी तो सिर्फ 30-40%। क्या? हाँ,
मतलब आपके 10 में से 6 या 7 ट्रेड नुकसान में जाएंगे, ये तो बहुत हतोत्साहित करने वाला है ना? और यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। हमारा दिमाग हर बार सही होना चाहता है, हमें छोटी छोटी जीत पसंद है। बिल्कुल। ट्रेंड फॉलोइंग आपसे इसका ठीक उल्टा करने को कहता है। बार बार छोटे मोटे गलत फैसले लेने में सहज रहो, ताकि जब आप एक बार सही हो तो वो एक जीत आपकी सारी हार से कई गुना बड़ी हो। ये ट्रेडिंग से ज्यादा ईगो मैनेजमेंट का खेल है। आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप अधिकतर समय गलत होंगे, लेकिन जब आप सही होंगे तो उसका इनाम बहुत बड़ा होगा। कुवेल का वो कथन यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। स्मॉल लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम, बिग लॉसेस आर फेटल। एकदम। यानी छोटे नुकसान खेल का हिस्सा है, बड़े नुकसान घातक होते हैं। तो हर रणनीति की तरह इसके भी फायदे और नुकसान होंगे। जाहिर है। फायदों की बात तो हमने की कि ये बड़े ट्रेंड्स पकड़ता है और अनुशासन सिखाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान या कमजोरी क्या है? इस सिस्टम की क्रिप्टोनाइट क्या है? इस सिस्टम की क्रिप्टोनाइट है साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट। जब बाजार कहीं नहीं जा रहा हो। हाँ, यानी जब बाजार किसी एक दिशा में ऊपर या नीचे नहीं जा रहा होता, बल्कि एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ। ऐसे में ये सिस्टम बार बार खरीदने और बेचने के झूठे संकेत देगा। ओह। आप खरीदेंगे, बाजार थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर आप बेचेंगे, बाजार थोड़ा नीचे जाके ऊपर चला जाएगा। इस प्रक्रिया को विपसॉ कहते हैं, और ये एक ट्रेंड फॉलोअर के लिए सबसे दर्दनाक दौर होता है। यहीं पर उसकी पूंजी और धैर्य दोनों की परीक्षा होती है। और मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल होगा जिन्हें लगातार एक्शन पसंद है। इसमें शायद महीनों तक कोई ट्रेड ही ना मिले। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें हर दिन रोमांच चाहिए। इसमें बहुत धैर्य की जरूरत होती है। हो सकता है आपको लंबे समय तक कोई बड़ा ट्रेंड ना मिले, और एक जोखिम हमेशा रहता है ट्रेंड में देर से घुसने या जल्दी निकलने का, क्योंकि ये एक प्रतिक्रियात्मक प्रणाली है। ये आपको कभी भी सटीक बॉटम या टॉप नहीं दे सकती। तो आज की इस गहरी बातचीत से ये तो साफ है कि ट्रेंड फॉलोइंग कोई जादुई चिराग या जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जितना सुनने में सीधा सरल लगता है, असल में उसे निभाना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे इंसानी स्वभाव के खिलाफ जाता है। सही कहा। ये नियमों, अनुशासन और धैर्य का एक मजबूत कॉकटेल है। एकदम सही। निष्कर्ष यही है कि अगर इसे सही तरीके से सीखा और लागू किया जाए तो ये ट्रेडिंग का एक बहुत ही मजबूत और शायद ज्यादा सुरक्षित तरीका हो सकता है। ये उन लोगों के लिए जो प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, हर एक ट्रेड के नतीजे पर नहीं। जैसा कि इस विश्लेषण के अंत में कहा गया है, ये ट्रेडिंग को पैसे के खेल से कहीं ज्यादा सोच और अनुशासन का खेल बना देती है। इस पूरी चर्चा में अनुशासन और नियमों पर बहुत जोर दिया गया है, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि ट्रेंड फॉलोइंग में शायद सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड जिसका हमें लगातार पालन करना है, वो बाजार का नहीं बल्कि हमारे खुद के अनुशासित व्यवहार का है। क्या बात कहा। बाजार में ट्रेंड्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन शायद सबसे लंबा और सबसे मुनाफे वाला ट्रेंड जिसका आपको पालन करना है, वो आपके अपने अंदर के अनुशासन का ही है। और शायद यही माइकल कोवल का असली संदेश है।